मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी छलावा का सीज़न 2। इंस्पेक्टर और उनकी टीम राजू के साथ जंगल के पास पहुंची। रात को करीब 2 बज रहे होंगे। हाईवे पर ही ओम की साइकिल नजर आई। राजू बोल पड़ा, साहब यही है ओम की साइकिल। इंस्पेक्टर बोले, चलो अंदर चलकर देखते हैं। पुलिस वालों ने बहुत सारे हथियार ले लिए। जंगल में बहुत अंधेरा था और वो लोग काफी अंदर पहुंच चुके थे। जंगल में एक छोटा सा नहर था जिसे चलकर पार किया जा सकता था, जिसकी दूसरी तरफ कुछ लोग और कुछ आग जैसा नजर आ रहा था। सब नहर पार करने की कोशिश करने लगे, पर पानी में उन्हें बिच्छू और सांप नजर आए तो वो लोग पीछे हट गए। बहुत देर वो लोग कोशिश करते रहे। तब तक सुबह हो चुकी थी। उजाला होते ही नहर बिल्कुल साफ दिखने लगा। सब नहर को पार करके वहां पहुंचे जहां से रात को रोशनी नजर आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन वहां का नज़ारा बहुत डरावना था। इंसान के कंकाल, राख, सिंदूर, तलवार, अग्निकुंड आदि। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तांत्रिक विद्या की गई हो। पास ही एक झोपड़ी थी। इंस्पेक्टर ने अंदर जाके देखा तो वहां कपड़े टंगे थे। इंस्पेक्टर ने हवलदार से सब उठाकर फॉरेंसिक को भेजने के लिए कहा। सब लोग वापस पुलिस स्टेशन आ गए। इंस्पेक्टर ने राजू को घर भेज दिया। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, आज सूरज डूबने से पहले हमें उस नहर को पार कर वहां पहुंच जाना है, ताकि पता चले आखिर वहां होता क्या है। एक हवलदार वहां हाईवे पर छुपकर खड़ा रहेगा। सब ने प्लानिंग कर ली। शाम होने से पहले इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ नहर के दूसरी तरफ पहुंचकर छुप गए। अंधेरा हो गया था। रात के 12 बजने वाले थे। वहां हाईवे पर हवलदार चुप के खड़ा हो गया। तभी एक कार वहां से गुजरने ही वाली थी कि एक लड़की अचानक उसके सामने आ गई। कार एकदम से रुक गई। वो लड़की हाथ जोड़कर मदद की गुहार करने लगी। वो लड़की सामने से चलकर कार के दरवाजे के पास आने ही वाली थी कि कार वाले ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद बाइक से कोई मुसाफिर गुजरा। उसने भी बिना रुके गाड़ी भगा दी। फिर कुछ देर बाद एक आदमी पैदल आ रहा था। वो गांव का ही आदमी मनोज था, जिसे हवलदार ने पहचान लिया था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। वो लड़की मनोज के पास आकर बोली, साहब मेरी मदद करो, मेरे भाई जख्मी हैं, बेहोश है, मेरे साथ उठाकर लाने में मदद करो भैया। मनोज अकेली परेशान लड़की की मदद करने उसके साथ चल दिया। हवलदार पीछे पीछे चल रहा था। जंगल में बहुत अंधेरा था। हवलदार बड़ी सावधानी से उनका पीछा कर रहा था। हवलदार की नज़र अचानक उस लड़की के पैरों पर गई। उसके पंजे ही नहीं थे, वो जैसे हवा में चल रही थी। हवलदार डर गया और अपने दिल को थाम एक पल के लिए झाड़ी के पीछे रुक गया। गहरी सांस लेकर वो फिर उनके पीछा करने लगा। कुछ देर में वो नहर आ गया। मनोज ने उस लड़की से कहा, हम इतनी दूर आ गए, कहाँ है तुम्हारा भाई? लड़की बोली, बस थोड़ी दूर और भैया। मनोज बोला, और आगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। बोलकर वो वापस भागा। लेकिन उस लड़की ने इशारे से मनोज को वापस अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस लड़की ने मनोज के सीने में हल्का सा मुक्का मारा तो मनोज गिर पड़ा। वो लड़की मनोज के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसके चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर वो खड़ी हो गई। मनोज भी खड़ा हुआ और वो उस लड़की के पीछे चलने लगा।
जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। हवलदार सब देख रहा था, पर वो भाग भी नहीं सकता था। पसीना पोंछते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। नहर को पार करने का समय आ गया था। आज भी उसमें बिच्छू, सांप और न जाने कौन कौन से खतरनाक जानवर थे। वो लड़की मनोज का हाथ पकड़कर आसानी से सबसे ऊपर से गुजर गई। मनोज को भी डर नहीं लगा, वो तो वैसे भी सम्मोहन में था। लेकिन हवलदार, वो नहर पार नहीं कर पाया। ये सब नहर के उस तरफ इंस्पेक्टर और उसकी टीम भी देख रही थी। कौन थी वो लड़की? कहाँ ले गई वो मनोज को? लड़की मनोज को नहर के उस तरफ लेकर आ गई। इंस्पेक्टर और उनकी टीम अब उनका पीछा करने लगी। वो लड़की मनोज को लेकर उस जगह पहुंची जहां कुछ आदमी साधु वेश में अर्थी सजाए बैठे थे। अग्निकुंड में अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में वो लोग खून चढ़ा रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उस लड़की ने मनोज को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, लो, तुम्हारी आखिरी बलि। उसमें से एक ढोंगी साधु ने कहा, ये कल अमावस की रात को हमारी आखिरी बलि बनेगा। आज इसकी इच्छा से खातिरदारी करो। कल इसकी बलि के लिए हम आज इसकी अर्थी की पूजा करेंगे। कल हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, उनके हाथों से इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। वो लड़की मनोज को पास वाले कुटिया में ले गई। मनोज अभी सम्मोहन में ही था। ढोंगी साधु लोग उस अर्थी के चारों ओर अजीब सी आवाज़ करते हुए नाचने लगे। बहुत ही डरावना दृश्य था। कुछ देर बाद सुबह होने लगी। वो लोग वहाँ से चले गए। मनोज को उस लड़की ने बेहोश कर दिया था, जिससे उसे रात तक होश नहीं आता। वो लड़की भी गायब हो गई। इंस्पेक्टर और उसकी टीम सारा वाकया देखकर हैरान थी। वे लोग जल्दी से मनोज को उठाकर गांव के अस्पताल ले आए। मनोज बेहोश था। मनोज के घर पर खबर कर दिया गया था। इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम को बुलाया और कहा, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उनको आज कैसे भी बलि चढ़ानी होगी, तो वो लोग अपना नया शिकार ढूंढने लगेंगे। हमें ये तो पता चल गया है कि वो लड़की या जो भी वो है, लोगों का शिकार बनाकर नहर के उस तरफ ले जाती है। उस दिन अगर रघु नहीं आता तो शायद मैं भी। इंस्पेक्टर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर आगे बोले, अब हम और बलि नहीं चढ़ने दे सकते। ये दहशत अब गांव में फैलने से पहले हमें इसे रोकना होगा। रघु, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कहो कि रिपोर्ट चाहिए, इमरजेंसी है, तुरंत भेजे। हवलदार रघु बोला, साहब, आपने उन लोगों को तभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? इंस्पेक्टर बोला, तुमने सुना नहीं? कल उनका कोई गुरु आ रहा है। हम चेलों को पकड़कर क्या करते? जड़ के साथ उखाड़ेंगे कल उन शैतानों को। हवलदार बोला, समझ गया साहब। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, चलो अब पूरी प्लानिंग करते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर ने हेडक्वार्टर फ़ोन करके सारी जानकारी दी और एक बड़ी टीम को गांव भेजने की मांग की। कमिश्नर ने तुरंत एक टीम गांव भेज दी। इंस्पेक्टर ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट फ़ोन लगाया तो पता चला वो लोग जो कंकाल वहाँ से ले आए थे वो सब इंसानों के हैं। सबकी उम्र 30 से कम है और उन लोगों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि एक कंकाल चंदन का है। ललिता के डीएनए से उस कंकाल का डीएनए मैच हो गया है। पर एक खुशी की बात है कि उन कंकालों में किसी का भी डीएनए ओम के घर वालों से नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने सोचा, चलो, मतलब ओम शायद अभी जिंदा है। इंस्पेक्टर के दिमाग में अब एक नई बात घूम रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है।
एक चित्रकार को बुलाकर इंस्पेक्टर ने उस लड़की का हुलिया बताया। तस्वीर लगभग सही बनी थी। इंस्पेक्टर ने हवलदार से पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हवलदार को थोड़ा शक हुआ तो उसने दूसरे हवलदार को बुलाया। दोनों के बीच कुछ बातें हुई और उन लोगों ने कहा, साहब, ये तो मीना है, सरपंच जी की बेटी। पर कुछ दिन पहले तो इसकी मृत्यु हो गई थी। सरपंच जी की लाडली थी, भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में गए। वहाँ से उसका भाई पेड़ से गिर गया और बेहोश हो गया। वो डर गई और रोड की तरफ भागी मदद मांगने के लिए, पर किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर मर गई। इसका बहुत बड़ा सदमा लगा सरपंच को। वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। सबने बहुत समझाया कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, पर वो नहीं माना। किसी से उससे सुना था कि कोई है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। सरपंच अपनी बेटी की लाश को अकेले वहां ले गया। सरपंच की बीवी और बेटे ने भी समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ दिन बाद जब सरपंच लौटा तो बड़ा खुश लग रहा था। कह रहा था, जल्दी मेरी बेटी वापस आ जाएगी। सबने समझा कि सरपंच बेटी के प्यार में पागल हो गया है। समय के साथ सच्चाई स्वीकार कर लेगा और ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर ये सब सुन हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम जाकर सरपंच और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन लेकर आओ पूछताछ के लिए। तो क्या वो लड़की सच में मीना है? क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2। फिर मिलेंगे अगले कहानी में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।